कंट्रोलिंग प्रोसेस जब हमने कोई चीज़ प्लान की हो और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो डाइवर्ट हो जाती है, यानी कि जो हमने प्लान किया था और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसमें जो है डेविएशन होता है, तो वहाँ पर उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है। सपोज़ कि आपने ये प्लान किया था कि जो एम्प्लॉई है वो आपके एम्प्लॉई 1 साल में 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जब 1 साल बीत गया उसके बाद आपने जब उसको मेज़र किया तो आपको पता चला कि नहीं, वो 1,000 यूनिट नहीं बल्कि 800 ही यूनिट प्रोड्यूस कर पाए 1 साल में। तो इसका मतलब कि जो आपने प्लान किया था उससे डेविएशन हुआ है। तो अब आप क्या करोगे, वो डेविएशन क्यों हुआ है उसको फाइंड आउट करके वहाँ पर कंट्रोल टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। यानी कि जो प्लान किया गया है, जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस रहे, परफॉर्मेंस जो है वो स्टैंडर्ड सेट से डेविएट ना हो, तो उसके लिए कंट्रोलिंग प्रोसेस जो है वहाँ पर कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। तो कंट्रोलिंग कैसे करते हैं, तो प्रोसेस क्या है, स्टेप्स क्या है कंट्रोलिंग की, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कंट्रोलिंग जो है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जहाँ पर 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, एनालाइजिंग डेविएशंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। देखिए, अगर आपको कोई चीज़ कंट्रोल करनी है तो पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि क्या कोई डेविएशन है या नहीं है, और डेविएशन है या नहीं है उसके लिए पहले आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या हो गया, इट इज द क्राइटेरिया अगेंस्ट व्हिच एक्चुअल परफॉर्मेंस वुड बी मेजर। यानी कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो जो आप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करेंगे उससे मेजर किया जाएगा। स्टैंडर्ड कैन बी सेट इन बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव टर्म। यानी कि आप जो स्टैंडर्ड बनाएंगे उसको क्वांटिटेटिव टर्म में भी सेट कर सकते हैं या फिर क्वालिटेटिव टर्म में भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि कितना प्रोडक्ट यूनिट प्रोड्यूस किया जाएगा एक साल में या फिर एक एम्प्लॉय द्वारा, उसको जो है आप क्वांटिटेटिव में सेट कर सकते हैं। यानी कि एक एम्प्लॉय एटलीस्ट 10 यूनिट जो है वो एक महीने में प्रोड्यूस करेगा, ये इस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड आप जो है क्वांटिटेटिव में सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से गुडविल या फिर मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉय, ये क्वालिटेटिव टर्म में जो है वहां पर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं। क्लियर। तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड आपको सेट करना होता है कंट्रोलिंग प्रोसेस में, ये पहला स्टेप होता है। ड्यू टू चेंज टेकिंग प्लेस इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट, स्टैंडर्ड्स में नीड सम मॉडिफिकेशन। यानी कि बहुत सारे ऐसे इंटरनल और एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट्स होते हैं जिस पे आपका कंट्रोल नहीं होता, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो उसमें अगर चेंजेज होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने स्टैंडर्ड्स को भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए आप इस जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करते हैं वो ऐसा होना चाहिए जिसमें आप आगे चल के मॉडिफिकेशन कर सके, उसको मॉडिफाई कर सके। उसके बाद जब आप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं तो अगला जो स्टेप आता है दैट इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। आपने जो है एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि एक एम्प्लॉय 1,000 यूनिट एक साल में प्रोड्यूस कर सकता है, ये आपने जो है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर लिया। अब अगला काम क्या है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है कि क्या उस एक एम्प्लॉय ने एक साल में 1,000 यूनिट प्रोड्यूस किया कि नहीं किया, यानी कि उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप क्या करोगे, मेजर करोगे। इट कैन बी मेजर्ड बाय पर्सनल ऑब्जर्वेशन, सैंपल चेकिंग, परफॉर्मेंस रिपोर्ट। यानी कि मेजरमेंट के कई सारे तरीके होते हैं, या तो आप खुद ऑब्जर्व करके देखिए कि क्या उसने किया है, या फिर जो है बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आपको उसकी क्वालिटी को चेक करना है, क्वालिटी को मेजर करना है, तो उसमें से एक प्रोडक्ट निकाल लिया, उसकी क्वालिटी चेक कर ली, ठीक है, या फिर आपने परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना लिया है। तो मेजरमेंट आपको करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस को, इन डिफरेंट टेक्निक्स हैं उसके लिए, ठीक। शुड बी मेजर्ड इन सेम यूनिट्स इन विच स्टैंडर्ड्स आर सेट एज दिस वुड मेक देयर कंपैरिजन इजियर। तो जब भी आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं तो जिस यूनिट में आपने स्टैंडर्ड को सेट किया है उसी यूनिट में आप जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करें। क्लियर। यानी कि एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को आपने यूनिट में सेट किया है तो आप मेजरमेंट भी प्रोडक्टिविटी जो है एम्प्लॉय की उसको यूनिट में करेंगे। मेजरमेंट कैन बी डन बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर परफॉर्मेंस। तो जो मेजरमेंट है आप या तो परफॉर्मेंस से पहले या फिर परफॉर्मेंस जब एक्टिविटी चल रही है तब, या फिर परफॉर्मेंस होने के बाद जो है आप उसको मेजर कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि जिनको आप पहले ही मेजर करते हैं। जैसे कि अगर आप रॉ मटेरियल परचेज करें तो रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन से पहले उसको जो है मेजर करोगे, ठीक है। उसके बाद जब कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस अलग अलग स्टेप होते हैं, तो हर स्टेप में जो है आप वहां पर मेजरमेंट लेते हैं, और जब प्रोडक्ट पूरा बन के तैयार होता है तब आप जो है उसको मेजरमेंट ले सकते हैं। तो मेजरमेंट जो है वो पहले, बाद में, या फिर जब प्रोडक्ट बन रहा है तब भी जो है आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं तब भी आप जो है मेजर कर सकते हो। तो अगर कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ तो आप सभी पीसेस को, सभी एम्प्लॉय को जो है वहाँ पर परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। लेकिन अगर कोई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होता है तो वहाँ पर जो है, जो अगर सपोज करें कि आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करना है, मेजर करना है, तो वहाँ पे कुछ पीसेस को सेलेक्ट करते हैं और रैंडमली, और उसको जो है उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, सैंपल चेकिंग कहते हैं। तो आपने जो है पहले स्टैंडर्ड सेट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना है। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस का स्टेप 2 क्या है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब जो है जब आपने मेजरमेंट
ले लिया है एक्चुअल परफॉर्मेंस का। अब आप क्या करोगे? कंपेयर करोगे। स्टेप 3 क्या हो गया? कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया था और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करोगे। कंपैरिजन विल रिवील द डेविएशन बिटवीन एक्चुअल एंड डिजायर्ड रिजल्ट। यानी कि आपने स्टैंडर्ड सेट किया था कि एक एम्प्लॉय 1000 यूनिट एक साल में प्रोड्यूस करेगा, और आपने जब परफॉर्मेंस को मेजर किया तो आपने पाया कि हाँ, एक एम्प्लॉय ने 1000 यूनिट प्रोड्यूस किया है, यानी कि यहाँ पर कोई भी डेविएशन नहीं है। लेकिन अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस जो थी एम्प्लॉय की वो ये थी कि उस एक एम्प्लॉय ने 800 यूनिट प्रोड्यूस किया एक साल में, यानी कि यहाँ पर डेविएशन है, जो स्टैंडर्ड सेट किया था उससे डेविएशन है। फॉर एग्जाम्पल, कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ वर्कर इन टर्म्स ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इन अ वीक विथ अ स्टैंडर्ड आउटपुट। तो आपने हर हफ्ते के लिए एक स्टैंडर्ड आउटपुट जो है सेट किया था, और फिर परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर, किसी वर्कर की एक वीक की क्या परफॉर्मेंस है उसको मेजर करते हैं और उसको स्टैंडर्ड आउटपुट से कंपेयर करते हैं। तो वही चीज आपको यहाँ पर करनी है, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर क्या हो गया कि सबसे पहले स्टैंडर्ड को सेट किया गया, उसके बाद आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर लिया, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड जो आपने सेट किया था उससे कंपेयर कर लिया। अब आपको पता चल गया कि हाँ, यहाँ पर डेविएशन है या फिर नहीं है। अगर डेविएशन है तो वहाँ पर आप स्टेप 4 अप्लाई करेंगे, दैट इज एनालाइजिंग डेविएशन। देखिए, नॉर्मली हर जगह हर एक्टिविटी में कुछ ना कुछ डेविएशन होता है, कोई भी एग्जैक्टली परफेक्ट नहीं कर पाएगा। यानी कि आपने 1000 यूनिट का स्टैंडर्ड सेट किया था, तो हो सकता है कि 950 या फिर 1010 यूनिट भी प्रोड्यूस कर सकता है कोई भी। लेकिन अगर ज़्यादा डेविएशन है तो वहाँ पर आपको जो है एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है। तो देयर विल बी सम डेविएशन इन ऑल एक्टिविटीज, सो इट इज सजेस्टेड दैट डिटरमाइन द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन। यानी कि आपने 1000 स्टैंडर्ड सेट किया था, लेकिन आपने ये भी कहा था कि 950 से 1000 1010 तक होता है तो वो एक्सेप्टेबल है, यानी कि 950 से नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड 1000 यूनिट है। क्लियर? तो यहाँ पर जो है डेविएशन एक्सेप्टेबल रेंज आपको वहाँ पर जो है सेट करना पड़ेगा। इस स्टेप में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो डेविएशन है उसका कारण क्या है। डेविएशन नीड टू बी एनालाइज फॉर देयर कॉजेज। अगर जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है वो पुअर हुई है तो वो क्यों हुई है? क्या उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है? क्या उसके पास नॉलेज नहीं है? उसके पास स्किल्स नहीं है? आपको कॉज को फाइंड आउट करना है, कॉज को आइडेंटिफाई करना है। क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने की बात है कि जब आप डेविएशन को एनालाइज करते हैं तो देखिए, हर चीज में डेविएशन होगा तो सभी चीजों को आप वहां पर एनालाइज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको फोकस करना है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल या फिर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पे। तो देखिए, डेविएशन जो है वो हर एक्टिविटी में आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। अब हर एक्टिविटी को आप एनालाइज़ नहीं कर सकते हो वहाँ पर कि हर एक्टिविटी को एनालाइज़ करोगे, फिर उसके पीछे कॉज़ को ढूँढोगे, उसके पीछे फिर जो है वहाँ पर एक्शन लोगे। तो ऐसे में क्या होता है कि आप जो है वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करते हो, इंपॉर्टेंट की रिजल्ट एरिया होते हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करते हो और उन पे जो है उनको एनालाइज़ करके वहाँ पर एक्शंस लेते हो। उसी में एक तरीका है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो की रिजल्ट्स एरिया होते हैं सिर्फ उन पे फोकस किया जाता है और उनमें डेविएशंस को ढूंढा जाता है। अगर डेविएशन है तो उनके कॉजेज को ढूंढकर उनको करेक्ट किया जाता है। जैसे लेबर कॉस्ट, ये क्रिटिकल पॉइंट है। अगर लेबर कॉस्ट बढ़ रही है तो इससे फिर ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, की रिजल्ट एरिया है। आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, की रिजल्ट एरिया है। इसको भी चेक करना है, इसमें भी डेविएशन है तो आपको उसको चेक करना है और कॉजेज को फाइंड आउट करना है। इसी तरीके से मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन। एक्सेप्शन यानी कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में देख रहे हो कि कोई एक ऐसी चीज हो रही है जो कभी नहीं होती थी, रेयर केस हो गया, रेयर कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो उस पे आप फोकस करिए, उसको कंट्रोल करिए। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को हमने इन डिटेल अलग से डिस्कस कर रखा है, आप उसको जरूर देख लें। फिर आता है कि जब आप डेविएशन को एनालाइज कर देते हो और आपको पता चलता है कि हाँ, यहाँ पर डेविएशन है और उसके कॉजेज ये हैं, तो अब आपको क्या करना है, आपको करेक्टिव एक्शन लेना है। तो आपने जो स्टेप 4 था एनालाइजिंग डेविएशन में, वहां पर आपने डेविएशन कौन सी है और उसके क्या कॉजेज है उसको आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, और फिर उस जो आपने डेविएशन को आइडेंटिफाई किया और जो कॉजेज हैं उसको रिपोर्ट करोगे अपने सुपीरियर को, अपने बॉस को, और फिर जो है वो करेक्टिव एक्शंस लेंगे। अगर कोई डेविएशन नहीं है तो वहां पर कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन द डेविएशन आर विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट। यानी कि डेविएशन नहीं है या फिर एक्सेप्टेबल लिमिट में डेविएशंस हैं, तो फिर वहां पर क्या है कि आपको कोई भी एक्शन वहां पर लेने की जरूरत नहीं है। अब करेक्टिव एक्शन कैसे ले सकते हैं? सपोज करिए कि प्रोडक्शन जो है वो टारगेट एम्प्लॉय अचीव नहीं कर पा रहा है, तो आप जो है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए। करेक्टिव एक्शंस माइट इन्वॉल्व ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज इफ द प्रोडक्शन टारगेट कुड नॉट बी मेट। आपने जो है एम्प्लॉय के लिए टारगेट बनाया था कि एक वीक में एटलीस्ट 10 यूनिट प्रोड्यूस करना है, लेकिन वो एम्प्लॉय एक वीक में 10 यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए। क्लियर? तो ये जो हो गया करेक्टिव एक्शन। इसी तरीके से इफ एन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इज रनिंग बिहाइंड शेड्यूल, करेक्टिव एक्शन माइट इन्वॉल्व असाइनिंग ऑफ एडिशनल वर्कर एंड इक्विपमेंट टू द प्रोजेक्ट एंड परमिशन फॉर ओवर टाइम वर्क। यानी कि आपने जो है कोई प्रोजेक्ट लिया है, उस प्रोजेक्ट को आपको एक महीने के अंदर कंप्लीट
करना था। लेकिन आपने जो शेड्यूल बनाया था, आपने जो प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हो तो आपका प्रोजेक्ट धीमा चल रहा है। तो ऐसे में आप करेक्टिव एक्शन क्या ले सकते हो कि और ज़्यादा वर्कर लगा दो या फिर और ज़्यादा इक्विपमेंट ले लो या फिर आप ओवरटाइम उससे करवाओ, तो ये करेक्टिव एक्शंस हो गए, क्लियर? तो कंट्रोलिंग ऐसे की जाती है। तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड सेट कर लेना है, जो मैनेजर्स होते हैं वो स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फिर वो जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको स्टैंडर्ड से और उसके बाद अगर कोई डेविएशन है तो उसको एनालाइज़ करते हैं, उसके कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर कॉजेज़ को रिमूव करते हैं यानी कि करेक्टिव एक्शंस वो लेते हैं। तो ये जो है पूरा कंट्रोलिंग प्रोसेस होता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।